हेलो, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। बच्चों, यहाँ पर आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 7 विषय विज्ञान में पाठ 15 पढ़ेंगे, जिसका नाम है ऊर्जा। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को पढ़ना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। चलिए तो शुरू करते हैं पाठ ऊर्जा, इकाई 15। क्या क्या चीजें पढ़नी है वो मुख्य बिंदु हम देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम यहां देखेंगे यांत्रिक ऊर्जा के बारे में जानेंगे। उसके बाद यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार, कौन कितने प्रकार के होते हैं यांत्रिक ऊर्जा, ऊर्जा का रूपांतरण क्या होता है, ऊर्जा का ह्रास एवं इसके कारण। यानी ऊर्जा का ह्रास का मतलब ऊर्जा जो एक तरह से ऊर्जा का ह्रास होना, ठीक है, जो कार्य कर रहे हैं। जैसे होता है ना हमारे शरीर में कभी कभी हमारा शरीर शिथिल हो जाता है, सुस्त हो जाए, जिसको सुस्त होना कहते हैं। तो उस तरह से क्या होता है ना, ऊर्जा तो खर्च हो रही है लेकिन उस ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, तो उसी को कहते हैं ऊर्जा का ह्रास। ठीक है, और उसके कारण क्या है वो भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऊर्जा, ऊर्जा क्या है? देखिए, ऊर्जा का संबंध सीधा सीधा कार्य से होता है। अगर आपके पास ऊर्जा है तो इसका मतलब आप कार्य कर सकते हैं, और आपके पास ऊर्जा नहीं है तो आप कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे ही विज्ञान में हम इस बात को कैसे कहेंगे? विज्ञान में हम कहेंगे कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जैसे आप खाना मत खाइए, आपके शरीर में ऊर्जा नहीं होगी तो क्या आप यहां से अपने घर से स्कूल तक जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपके शरीर में ऊर्जा नहीं होगी। लेकिन आप खाना खाइए, पौष्टिक आहार खाइए, शरीर आप में ऊर्जा भरी होगी, जब आपकी ताकत रहेगी तो आप क्या करेंगे? आप पैदल ही चले जाएंगे स्कूल तक, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो जब ऊर्जा होगी तभी आप कार्य कर पाएंगे किसी भी प्रकार का। यहां तक कि आप जो श्वसन करते हैं उसमें भी ऊर्जा खर्च होती है। आप बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं, तो इसमें क्या है? ऊर्जा खर्च हो रही है। जब ऊर्जा नहीं रहेगी तो आपके अंदर बोलने की ताकत भी नहीं रहेगी। ठीक है, आप खेल खेलते हैं तो खेल खेलते हैं, तो जब ऊर्जा रहती है तब तक खेल खेलते हैं, फिर कुछ देर बाद थकान आ जाती है, आप थक जाते हैं। कहते हैं ना अपने दोस्तों से, यार थक गए हैं, अभी कुछ देर बाद खेलेंगे। ठीक, तो जब थकान आ जाती है तो क्या होता है? ऊर्जा खत्म हो जाती है। ऊर्जा खत्म हो जाती है तो हम कार्य नहीं कर पाते, यानी खेल नहीं पाते। तो कोई भी काम करना वो सब कार्य में ही आता है। ठीक है, खेलना हो गया, दौड़ना हो गया। देखिए यहाँ पे चित्र बना हुआ ना, देखिए फुटबॉल खेल रहा है लड़का, तो ये क्या है? इसके शरीर में ऊर्जा है तभी ये खेल खेल पा रहा है। खेल खेलने का मतलब कार्य कर पा रहा है। ऐसे यहाँ पे देखिए ये बैट बॉल खेल रहा है, तो ऐसे ही। अब यहाँ पे ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा होती है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा क्या? देखिए, कोई भी वस्तु हो, वस्तु की स्थिति, यानी वस्तु, जैसे रबड़, आपका रबड़ बैंड होता है ना, तो रबड़ बैंड जो होता है उसको हम क्या करते हैं? पकड़ के खींच दे तो रबड़ बैंड खींच के इतना बड़ा हो जाता है। ये छोटा सा रबड़ बैंड खींच के इतना बड़ा हो जाता है। ठीक, तो अगर हम इस रबड़ बैंड को खींच के रखें और छोड़ दें, आपने ये वाला खेल देखा होगा, लोग इसमें कागज लपेट के ऐसे रबड़ से मारते थे, तो क्या होता? खींच कर मारते थे, तो रबड़ की स्थिति क्या हुई? परिवर्तित हो गई। स्थिति के बदलाव के कारण इसके अंदर कार्य करने की ऊर्जा उत्पन्न हो गई। क्या हुआ? रबड़ के अंदर कार्य करने की ऊर्जा उत्पन्न हो गई। क्यों? क्योंकि हमने इसको खींच दिया, यानी इसकी स्थिति परिवर्तित कर दी। ऐसे ही किसी वस्तु की आकृति, किसी वस्तु में गति के कारण, तो ऐसी अवस्थाओं में जो परिवर्तन होता है, तो ऐसे परिवर्तन के फलस्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, रबड़ हो गया, गेंद हो गया, ठीक है, या और कोई चीज हो गया, जैसे आपने छत से कोई सामान फेंक दिया, तो क्या हुआ? वो उसके अंदर छत पे रखा हुआ था, छत से उठा के आपने नीचे फेंक दिया, तो क्या हुआ? उसके अंदर गति आ गई। गति आ गई तो मतलब उसके अंदर यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न हो गई। उदाहरण में देखिए, बताया यहाँ पे बताया गया है, खिंची हुई रबड़, ठीक है, गुलेल हो गया, खिंचा हुआ तीर कमान, बहता हुआ पानी, गतिमान रेलगाड़ी, गतिमान वायु, ये सब क्या है? ये यांत्रिक ऊर्जा के ही उदाहरण है। अब यांत्रिक ऊर्जा की बात करें तो यांत्रिक ऊर्जा दो तरह के होते हैं, दो प्रकार होते हैं इसके। एक होती है स्थितिज ऊर्जा, ठीक, एक होती है गतिज ऊर्जा, स्टैटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ठीक, इंग्लिश में स्थितिज को हम स्टैटिक एनर्जी कहते हैं और इसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे स्थितिज ऊर्जा, ये जो स्थितिज ऊर्जा है, ये
सॉरी यांत्रिक ऊर्जा, ये यांत्रिक ऊर्जा जो है, ये यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है किसके, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग के। ठीक है, तो यहां पर आप इसको देख लीजिए, ये चीज आप देखिए, यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा धन गतिज ऊर्जा, यानी यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। ठीक, स्थिति देखिए, स्थिति से मिलकर बना है स्थितिज। ठीक है, यानी किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण जब उसमें कोई ऊर्जा आती है, उत्पन्न होती है, उसी को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे यहां पे बॉल ये लटकी हुई थी, यहां पे तो साधारणतया ऐसे लटकी हुई थी, कुछ नहीं कर रही थी। हमने अपने हाथों से पकड़कर इस गेंद को यहां तक ले आए, बी बिंदु तक ले आए। ठीक, अब बी बिंदु तक हम ऐसे इसको पकड़ के रखे हैं। अब जैसे ही इस बॉल को आप छोड़ेंगे, यानी इस बॉल को अपने हाथ से आप जैसे ही छोड़ेंगे, क्या करेगा, ये भागकर इस तरफ आएगा, ऐसे आएगा ना, आएगा फिर ऐसे जाएगा, फिर आएगा फिर जाएगा, ऐसे चलेगा ना। तो आपने यहाँ पे नोटिस किया कि जैसे ही गेंद की स्थिति, गेंद जब तक यहां थी तब तक कुछ नहीं कर रही थी, ऐसे लटकी हुई थी, लेकिन जब हमने इस गेंद को यहां पे लेके आए और यहां से छोड़ा हमने, तो ये आगे पीछे घूमने लगी। तो गेंद की स्थिति हमने बदली, और बदलने के बाद जैसे ही गेंद को हमने छोड़ा तो गेंद ने कार्य करना शुरू कर दिया। तो स्थिति परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए देखिए, किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये चीज मैंने बता दी उदाहरण के साथ। ठीक है, अब स्थितिज ऊर्जा की अगर बात करें हम, तो इसमें भी हम दो प्रकार से इसको कह सकते हैं। एक तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, दूसरी होती है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। देखिए, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, इसको आप याद रखिए, चाहे गुरुत्वीय ऊर्जा हो, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे गतिज ऊर्जा हो, यांत्रिक ऊर्जा हो, सबकी इकाई क्या होगी, जूल होगी। ठीक, चलिए तो अभी आते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा पे। क्या होता है, इसमें किसी वस्तु के आयतन या आकार को परिवर्तित करके, यानी उसके आयतन या आकार को विकृत करके जो ऊर्जा संग्रहित होती है उसे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे आपके पास एक स्पंज की गेंद है, ठीक है, स्पंज की गेंद ऐसे होती है ना, लेकिन इसको आप हाथ से दबा दीजिए, तो दबा देंगे तो ये पिचक जाएगी। ठीक, तो पिचकने के बाद इसके अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो क्या होगी, वो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। ठीक, स्पंज वाली बॉल को अगर आप दबाते हैं तो। ठीक है, वही कह रहा है कि किसी वस्तु के आयतन या आकार में परिवर्तन किया जाए और उसके कारण जो ऊर्जा उस वस्तु में आएगी उसी को हम प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे अब धनुष बाण अगर सामान्य तौर पे ऐसे रखा हुआ हो, ठीक है, ऐसे होता है ना धनुष बाण, ऐसे होगा, लेकिन अब धनुष बाण को अगर ऐसे रहे और इसको डोरी को ऐसे खींच दिया जाए, ठीक, ऐसे तीर लगा हो इस पे, तो खींची हुई डोरी ये क्या है, ये अपनी सामान्य स्थिति से इसकी स्थिति को विकृत कर दिया गया है, परिवर्तित कर दिया गया है, और जिसके कारण इस डोरी के अंदर या इस धनुष के अंदर कार्य करने की क्षमता आ चुकी है। जैसे ही इस खींची हुई डोरी को आप छोड़ेंगे, तीर क्या होगा, आगे को भागने लगेगा। ठीक, तो इसी को कहते हैं, यानी धनुष बाण की खींची हुई डोरी क्या है, आकृति परिवर्तन के कारण डोरी में क्या आ गया, कार्य करने की ऊर्जा आ गई, और इसी कारण इसको हम प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। ठीक, तो ये हो गया। अब आते हैं अगर गुरुत्वीय ऊर्जा की, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ये क्या होती है। देखिए, इसमें नाम आ गया गुरुत्व का। गुरुत्व बल कहां लगता है, पृथ्वी के केंद्र की तरफ लगता है। ठीक है, पृथ्वी का केंद्र हर वस्तु पर गुरुत्वीय बल लगाता है। ठीक, अब इससे क्या होगा, तो जब पृथ्वी का केंद्र गुरुत्वीय बल लगाता है तो क्या होगा, यहां पे देखिए, किसी भी वस्तु में, किसी भी वस्तु पर कहेंगे, किसी भी वस्तु पर इस केंद्र द्वारा गुरुत्वीय बल लगाने के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम कहेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, यानी पृथ्वी की सतह से किसी ऊंचाई पर गुरुत्वीय बल तो हमेशा लगेगा, लेकिन यहां पे कोई सामान रखा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर किसी ऊंचाई पर रखा हो तो उस पर गुरुत्वीय बल ज्यादा कार्य करेगा।
तो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर स्थित वस्तु में संचित ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी से ऊंचाई पर एक कोई छोटी सी वस्तु है, ये h ऊंचाई पर है, ठीक, h ऊंचाई पर है, यानी ये ऊंचाई जो है इसकी ये h है। तो इस पर कौन सी ऊर्जा लगेगी? एक तो इसका द्रव्यमान m हो गया, ऊंचाई कितनी है h हो गया, और गुरुत्वीय बल कितना लग रहा है g, स्मॉल g, ठीक, स्मॉल g का मान फिक्स होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये फिक्स होता है, ठीक है, स्मॉल g का मान। तो यहां पर क्या होगा? बल लगेगा, वस्तु की जो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा होगी वो होगा वस्तु का भार गुणे ऊंचाई। तो वस्तु का भार क्या होता है? mg होता है। देखिए भार क्या होगा? mg होता है, ये मैंने g अलग लिख दिया, तो आप ये समझिए mg होता है और h होता है, ठीक। तो वस्तु का भार mg हो जाएगा और ऊंचाई h हो जाएगी, तो mgh हो जाएगा, ठीक। तो ये आप ध्यान रखेंगे। एक चीज और कि जहां पर जिस ऊंचाई से h की हाइट हम मापते हैं, जिस जिस जगह से हम ऊंचाई मापते हैं वहां पर स्थिति ऊर्जा का मान शून्य होता है। जैसे हम ऊंचाई कहां से मापेंगे? इस वस्तु की ऊंचाई मापेंगे इस जगह से, ठीक। तो अगर वस्तु इस जगह पर रखी हुई है, यहां पर है, यानी हाइट का मान, हाइट कितनी है? हाइट 0 हो गई। तो अगर वस्तु यहां पर आ जाए तो क्या होगा? यहां पर जो मान होगा गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का वो शून्य होगा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा वहां पे शून्य हो जाएगी। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं गतिज ऊर्जा पे, ठीक है। गतिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु में गति करने के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। कोई भी वस्तु हो, अगर वो गति कर रही है तो उसके अंदर एक ऊर्जा हो। जैसे क्या है, आप दौड़ रहे हैं और दौड़ते दौड़ते आप किसी इंसान से लड़ जाएं तो क्या होगा? उस इंसान को चोट लगेगी, आपको भी चोट लगेगी। अब यहाँ पे वो अलग बात है, चोट लगा, लेकिन कार्य हुआ। जो जिस इंसान से आप लड़ेंगे वो भी अपनी जगह से कुछ ना कुछ हिल जाएगा, ठीक है। अब निर्जीव चीज है तो नहीं हिलेगा, लेकिन आप दो दोस्त हैं यार, आप किसी इंसान से लड़ेंगे तो वो जरूर कुछ ना कुछ मूवमेंट आएगा, ठीक। तो वही कह रहा है कि गति के कारण, जैसे गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है तो गाड़ियां क्या करती हैं? गति करती हैं और एक दूसरे से लड़के क्या होता है? एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो वहां पे एक्सीडेंट कहा जा रहा है, लेकिन हुआ क्या? कार्य हुआ, गाड़ी टूट फूट गई। तो कार्य हुआ इसलिए गाड़ी टूट फूट गई। किसके कारण कार्य हुआ? गाड़ी के अंदर गति थी इसलिए कार्य हुआ, ठीक। ऐसे ही देखिए, नदी में बहते हुए पानी द्वारा लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य। नदी बह रही है, तो बह रही है तो उसके साथ क्या हुआ? लकड़ी भी बह रहा है। तो बहती हुई नदी क्या कर रही है? कार्य कर रही है। किसके ऊपर? लकड़ी के ऊपर। लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रही है, ठीक। ऐसे ही तीव्र गति से जो हवाएं चलती हैं क्या करती हैं? वृक्ष को उखाड़ देती हैं, कोई कागज या पन्ना होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती हैं, धूल के कण इधर उधर चले जाते हैं। तो ये सब क्या है? गति के कारण। तो यहां पर क्या होता है? एक तो हो गया वस्तु का द्रव्यमान जो m होता है, वेग v होता है। तो इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो होगी k बराबर हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। ये होता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। इकाई मैंने बता ही दी है कि ऊर्जा है तो ऊर्जा की इकाई जूल होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अब आते हैं ऊर्जा का रूपांतरण। ऊर्जा का रूपांतरण का मतलब ऊर्जा का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदलना, ठीक है। जैसे ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में बदलना और गतिज ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा में बदलना, इसको कहते हैं रूपांतरण। अब ऐसा कहां होता है? यहां पे देखिए, यहां पे एक लोलक है। देखिए ये एक धागे से बंधा हुआ एक बॉल है, बॉल लोहे की बॉल है, जो भी मान लीजिए एक बॉल है। इसको हम खींचकर ए बिंदु तक ले गए, ठीक है, ए बिंदु तक ले गए। अब ए बिंदु तक ले जाने के बाद इसको हमने ऐसे पकड़ के रखा हुआ है अभी, ठीक है, इसको हमने पकड़ के ऐसे रखा हुआ है। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कौन सी ऊर्जा होगी? इसके अंदर ऊर्जा होगी हमारी mgh, ये ऊर्जा होगी अभी इसके अंदर, ठीक। जैसे ही इस बॉल को हम छोड़ेंगे तो mgh क्या है? स्थितिज ऊर्जा। इस बॉल को हम छोड़ेंगे तो ये बॉल क्या करेगा? इस तरफ आना शुरू करेगा, ठीक। तो ये जो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी mgh, ये धीरे धीरे किस में बदलेगा? गतिज ऊर्जा में। और पूरी तरह गतिज ऊर्जा में बदलेगा कहां पे? बी बिंदु पे। बी बिंदु में ये पूरी तरह से गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा। और इसके अंदर अब यहाँ पे क्या आ गया? गतिज ऊर्जा, यानी हाफ mv स्क्वायर हो गया, ये गतिज ऊर्जा आ गई इसके अंदर।
गतिज ऊर्जा होने के कारण क्या हुआ, गतिज ऊर्जा, ये जो mgh है इसके, यही mgh ने इसको गतिज ऊर्जा में बदल दिया, गतिज ऊर्जा बदल गई, गतिज ऊर्जा में बदलने के कारण ये यहाँ पे आ गया इस जगह पे। अब यहाँ पे आने के बाद ये एक क्षण के लिए रुक जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ये बॉल आके यहाँ पे एक क्षण के लिए रुक जाएगी। क्या होगा, गतिज ऊर्जा धीरे धीरे कम होते होते बदल जाएगी किसमें, स्थितिज ऊर्जा में। इस बिंदु पे स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी और फिर ये वापस ऐसे जाने लगेगा। तो यही स्थितिज ऊर्जा फिर से गतिज ऊर्जा में बदलना शुरू करेगी और फिर यहाँ पे जाएगी और फिर ऐसे यहाँ पे आएगी, ऐसे ऐसे स्थितिज ऊर्जा एक बार गतिज ऊर्जा में बदलती है, फिर वही गतिज ऊर्जा एक बार स्थितिज ऊर्जा में बदलेगी, फिर वही स्थितिज ऊर्जा एक बार गतिज ऊर्जा में बदलेगी। ऐसे यही क्रम चलता रहता है इस दोलन गति में। ठीक, तो इसी चीज को हम कहते हैं ऊर्जा का रूपांतरण। ठीक है, तो ये आप समझ गए, ऊर्जा का रूपांतरण मतलब एक प्रकार से दूसरी प्रकार में ऊर्जा का बदलना ही ऊर्जा रूपांतरण कहलाता है। क्योंकि ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, सिर्फ उसका रूपांतरण किया जा सकता है एक प्रकार से दूसरे प्रकार। अब देखिए यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण, यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण कैसे कैसे होता है। देखिए, इलेक्ट्रिक ड्रिल द्वारा वस्तु में छिद्र करना, ड्रिल की यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है तभी वहां पे छिद्र होता है। इसके बाद जल विद्युत पावर प्लांट में जल की यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। जल की यांत्रिक ऊर्जा, जल में क्या, जल बहता है तो बहाव के कारण उसमें गतिज ऊर्जा होती है और गतिज ऊर्जा होने के कारण जो विद्युत प्लांट में मोटर लगा होता है वो मोटर घूमने लगता है। पानी की गति के कारण वो मोटर घूमने लगता है और उसके घूमने के कारण विद्युत उत्पन्न होता है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इससे क्या हुआ, यांत्रिक ऊर्जा बदल गई किसमें, हमारे विद्युत ऊर्जा में। इसके बाद ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण। अब ऊष्मीय ऊर्जा की बात करें अगर हम, तो भाप इंजन, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन में दहन होता है, यानी पेट्रोल जलता है, डीजल जलता है, तो क्या होता है, ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है और यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होगी तभी गाड़ी चलती है हमारी। ऐसे ही कुछ रासायनिक यौगिक बनाने में भी ऊष्मीय ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में हो जाता है। ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण की बात करें तो आप देख रहे हैं आपके मोबाइल फोन में आप क्या कर रहे हैं, ध्वनि ऊर्जा यानी माइक्रोफोन में बोलते हैं और ध्वनि ऊर्जा क्या होती है, विद्युत ऊर्जा में बदलती है, फिर दूसरी जगह पहुंचती है। ऐसे ही तो होता है, आप बोलते हैं तो अपने मुंह से बोलते हैं, मोबाइल के अंदर माइक्रोफोन लगा होता है, वो उस आवाज को कैच करता है, उसको बिजली के फॉर्म में बदलता है यानी विद्युत के फॉर्म में बदलता है, उसके बाद दूसरी जगह भेजता है जिससे आप बात कर रहे हैं, उसके मोबाइल के पास भेजता है, उसके मोबाइल में वो विद्युत ऊर्जा क्या होती है, विद्युत कह लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह लीजिए, किसी भी रूप में वो मोबाइल तक पहुंचता है दूसरे आदमी के। उसके मोबाइल में बहुत मशीनें लगी होती हैं, वो उसको क्या करता है, आपके उस विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करता है ध्वनि ऊर्जा में। ठीक, तो ऐसे ही कन्वर्जन होता है, रूपांतरण होता है। लाउड स्पीकर द्वारा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण, देखिए प्रकाश ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण हो जाता है किसमें, रासायनिक ऊर्जा में। ठीक, तभी तो पौधे अपने लिए खाना बना पाते हैं, भोजन। फोटोग्राफिक प्लेट में प्रकाश ऊर्जा का यूज होता है, जो आपके सोलर सेल होते हैं। देखिए सोलर सेल क्या होता है, सोलर सेल में आप प्रकाश ऊर्जा पड़ती है, वो उसको रासायनिक रूप में रूपांतरित करके इलेक्ट्रिक आप कह सकते हैं बैटरी में स्टोर कर देती है, बिजली में परिवर्तित कर देती है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल, सोलर सेल जो होता है, तो यहाँ पे प्रकाश ऊर्जा का उपयोग होता है जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण क्या होता है, देखिए विद्युत मोटर पंखे जो होते हैं, ग्राइंडर आदि क्या है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उसके बाद यांत्रिक ऊर्जा में उसको बदलते हैं। हीटर, विद्युत केतली क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं और ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। बल्ब, ट्यूबलाइट ये क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन होता है और प्रकाश ऊर्जा, दोनों में परिवर्तन हो जाता है इनका। विद्युत अपघट के जो विद्युत अपघटन होता है उसमें विद्युत ऊर्जा का उपयोग होता है, वो परिवर्तन हो जाता है रासायनिक ऊर्जा में। तो ऊर्जा का क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह या एक प्रकार से दूसरी प्रकार में
रूपांतरण होता है बस। ठीक, ऊर्जा को कभी ना पैदा किया, नई ऊर्जा को ना पैदा किया जा सकता है, ना उसको नष्ट किया जा सकता है। ठीक, जो ऊर्जा है वही ऊर्जा आपको इस्तेमाल करनी है। अब देखिए रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण, यहाँ पे देख लीजिए रासायनिक ऊर्जा, किसी वस्तु को, कोई वस्तु जलती है तो रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में हो जाता है। जैसे कागज आपने जलाया तो रासायनिक ऊर्जा के कारण वो जल रहा है और प्रकाश भी पैदा हो रही है, साथ साथ ऊष्मा भी निकल रही है, गर्मी भी मिल रही है। ठीक, प्राथमिक विद्युत सेल, रासायनिक ऊर्जा परिवर्तन होता है किसमें? विद्युत ऊर्जा में। जो आपके टॉर्च में सेल होता है वो क्या करता है, उस प्राइमरी सेल होते हैं ना, वो प्राइमरी सेल क्या करते हैं, टॉर्च में आप सेल लगा दीजिए, बटन दबाएंगे तो प्रकाश भी पैदा होगा। अब वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है तभी तो बल्ब जलती है। ठीक है, ऐसे ही पटाखे के छुड़ाने में रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित हुई किसमें? ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा में। जलती हुई मोमबत्ती में रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण होता है ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में। ठीक है, मोमबत्ती जलती है तो प्रकाश भी निकलता है और उससे ऊष्मा भी निकलती है। आप उसको छू कर देखिए आग को, जो मोमबत्ती जलती है तो आप जल जाएंगे, क्यों? उसको उसके अंदर ऊष्मा होती है और प्रकाश तो पैदा ही होती है। चलिए अब आते हैं ऊर्जा रूपांतरण के कुछ अन्य तथ्य। अन्य तथ्य में जैसे देखिए कार बैटरी के आवेशन, कार में जो बैटरी होती है, घर में जो इन्वर्टर वाला बैटरी होता है, उसमें क्या उसका आवेशन होता है, यानी उसको चार्ज करते हैं। आवेशन का मतलब चार्ज करना। तो विद्युत ऊर्जा से उसको चार्ज किया जा सकता है और वो विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होकर बैटरी को चार्ज कर देती है। और निरावेशन का मतलब डिस्चार्ज होना। डिस्चार्ज कब होता है? वही रासायनिक ऊर्जा जो बैटरी के अंदर होती है वो परिवर्तित होती है विद्युत ऊर्जा में, तभी हमारे घर में बल्ब जलता है, पंखा चलता है इन्वर्टर से। ठीक, साइकिल चलाने में पेशीय ऊर्जा का उपयोग होता है और ये रूपांतरित होती है यांत्रिक ऊर्जा में। हम अपने पैरों से ताकत लगाते हैं तो हमारे पैरों में पेशीय ताकत होती है, वो बदल जाती है यांत्रिक ऊर्जा में और साइकिल हमारी चलने लगती है। विद्युत चुंबक में विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन होता है चुंबकीय ऊर्जा में। जब इलेक्ट्रिक जनरेटर कार्य करता है तब यांत्रिक ऊर्जा क्या करता है? चुंबकीय ऊर्जा से पारस्परिक क्रिया करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है, यांत्रिक यानी मोटर घूमता है, मोटर घूमने के कारण चुंबकीय ऊर्जा पैदा होती है और उसके कारण जो है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है जनरेटर में। जो जनरेटर होता है ना शादियों में और लोग लगवाते हैं बिजली पैदा करने, वही वाला जनरेटर है। विस्फोटक युक्ति जैसे बम आदि में रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित होती है ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में। ठीक है, तो इस तरह से परिवर्तन होता है चीजों का। अब आते हैं ऊर्जा का ह्रास। देखिए ऊर्जा का ह्रास क्या होता है? देखिए जब ऊर्जा एक प्रकार से दूसरे प्रकार में इसका रूपांतरण होता है तब ऊर्जा का कुछ ऐसा भाग होता है या ऐसा ऊर्जा जो है वो कुछ ऐसे रूप में बदल जाता है जिसका उस समय उस स्थान पर कोई उपयोग नहीं होता या कोई लाभ नहीं होता। इसी को कहते हैं ऊर्जा का ह्रास। जैसे देखिए अब अगर आप चल रहे हैं, ना, तो आप चल रहे हैं तो चलने में ताकत खर्च हो रही है। चलने में ताकत खर्च होने के साथ साथ आप देखेंगे कि आपके चप्पल घिसने लगते हैं। ठीक, वहां पे आपको ताकत लगानी पड़ती है और चप्पल घिस जाता है। अगर यही चप्पल घिसे ना, क्योंकि घिसने के कारण वहां पे एक्स्ट्रा ऊर्जा हमारी खर्च हो जाती है। ठीक, अगर चप्पल ये उस ऊर्जा से चप्पल ना घिसे तो हम अपनी ऊर्जा को 100% यूज कर सकते हैं। ये होता है ना 100% यूज कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है ऊर्जा एक प्रकार से जब दूसरे प्रकार में बदलती है तो वो अगर इस प्रकार में मान लीजिए एक प्रकार में 100% ऊर्जा है तो ये जब दूसरे प्रकार में बदलेगी तो गारंटी है ये 100% नहीं बदलेगी, ये चाहे 99.99% हो जाएगा, इतनी ही आएगी। कहीं ना कहीं चाहे 0.01% का ही ऊर्जा नुकसान होगा। नुकसान का मतलब ह्रास, ह्रास का मतलब नुकसान होना एक तरह से, लेकिन होगा जरूर, इतना नुकसान होना ही होना है, कुछ ना कुछ ऊर्जा बेकार हो जाती है वहां। इसी को कहते हैं ऊर्जा का ह्रास होना। ठीक, जैसे अब देखिए यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण में घर्षण के कारण ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है। ये क्या है? ऊर्जा का ह्रास है।
ध्वनि ऊर्जा एवं प्रकाश ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। ध्वनि ऊर्जा क्या है, प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है, जिनका उस समय उस स्थान पे कोई उपयोग नहीं होता। और इससे क्या होता है, अब देखिए मोटरसाइकिल चलती है, तो मोटरसाइकिल चलती है, अगर उसमें लुब्रिकेंट ना डाला जाए तो आप देखेंगे मोटरसाइकिल चल ही नहीं पाएगी, कुछ दूर चलेगी और जाम हो जाएगी गर्म होके। ठीक, उसमें हम मोबिल डालते हैं, ठीक है, इंजन ऑयल डालते हैं, वो क्या करती है, हमारे गाड़ी के पुर्जों को लुब्रिकेट रखती है, चिकनाई बनाए रखती है, ताकि उनमें घर्षण कम से कम हो। जितना घर्षण आप कम कर ले जाएंगे उतनी ज्यादा आप ऊर्जा का रूपांतरण आसानी से कर पाएंगे, 100% ऊर्जा यूज करने की तरफ बढ़ पाएंगे। ठीक है, ये तो ऊर्जा का हास क्या है, एक प्रकार से दूसरी प्रकार में ऊर्जा को जब बदला जाता है या ऊर्जा बदलती है तो उस समय कुछ ऊर्जा उपयोग के लायक नहीं होती, उसी को ऊर्जा का हास कहते हैं। इसका निवारण क्या है, देखिए कारण और निवारण। कारण तो बता दिए, देखिए घर्षण के कारण होता है, ये जो ऊर्जा का हास होता है किसके, घर्षण के कारण होता है। मशीनों में ऊर्जा का हास द्वारा होने वाली खराबियों से बचाव के लिए क्या नियमित रूप से स्नेहक या ग्रीस लगाते हैं। तो आप देखते हैं ना मोटरसाइकिल में लोग स्नेहक मतलब जो मोबिल होता है और ग्रीस लगाते हैं ताकि चिकनाई बनी रहे और घर्षण कम से कम हो। ऐसे ही विद्युत के हास की बात करें तो इसमें एलईडी बल्ब का उपयोग होने लगा। ठीक, पहले क्या होता है, पहले दीप्त बल्ब आते थे, ट्यूबलाइट आता था, दीप्त बल्ब, ये सब आते थे, तो इसमें ऊर्जा ज्यादा खपत होती थी, यानी ऊर्जा जो है लाइट कम मिलती थी और ऊर्जा ज्यादा लगती थी। लेकिन जब से एलईडी बल्ब आ गया, लाइट कम लगती है पहले की अपेक्षा और हमें जो है ऊर्जा ज्यादा मिलती है, ऊर्जा का मतलब प्रकाश ज्यादा मिलता है। ऐसे ही प्रकाश ऊर्जा एवं ध्वनि ऊर्जा का हास के कारण अगर हम देखें तो संचरित माध्यम। देखिए प्रकाश ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा एक जगह से दूसरी दूसरी जगह, देखिए प्रकाश ऊर्जा तो बिना किसी माध्यम के भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है, लेकिन ध्वनि ऊर्जा को माध्यम चाहिए। अब माध्यम अगर ठोस है तो ध्वनि ऊर्जा तेजी से जाएगी, अगर गैसियस है तो धीमे जाएगी। ठीक है, तो ये फर्क पड़ता है, तो वहां पे ध्वनि ऊर्जा की स्पीड जो होती है वो स्लो हो जाती है गैसियस अवस्था में, ठीक है, हवा में। तो यहाँ पर प्रकाश ऊर्जा की अगर कहें तो प्रकाश ऊर्जा के हास को कम करने के लिए उपयुक्त माध्यम में प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है, प्रकाश, अगर आप चाहते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का हास ना हो तो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ये जितना कम होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन जितना कम होगा, उतनी तेजी से वो जो प्रकाश है उतना 100% रूप से दूसरी जगह जा पाएगा। अब आते हैं ऊर्जा के न्याय संगत प्रयोग हेतु प्रोत्साहन। देखिए ऊर्जा के न्याय संगत प्रोत्साहन की बात करें तो यहाँ पे ऊर्जा का वो रूप जो पुनः प्राप्त हो सकता है और जो पुनः प्राप्त नहीं हो सकता उसके बारे में हमको जानना है। जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, कोयला, ये सब क्या है, ये ऊर्जा के वो स्वरूप है जो आज नहीं तो कल कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे। इसलिए इनका उपयोग हमें बहुत सावधानी से, आराम से करना चाहिए, बहुत बचा के करना चाहिए, जब बहुत जरूरत हो तभी करना चाहिए, क्योंकि अगर ये ऊर्जा खत्म हो गई तो ये दोबारा हमें प्राप्त नहीं होगी। जैसे कुएं से पानी निकालना, अगर वो कुएं से बहुत ज्यादा पानी आप निकालेंगे तो एक दिन नौबत ये आ जाएगी कि उस कुएं में पानी ही नहीं रह जाएगा। तो ऐसे ही आपने सुना होगा ना तेल के कुएं, तो तेल का कुआं ही तो है, आज नहीं तो कल वो कुआं खाली हो जाएगा, क्योंकि हमारी जरूरतें बढ़ रही हैं, हम बहुत ज्यादा पेट्रोलियम का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर जल, वायु, बायोमास और सौर ऊर्जा का बात करें तो ये पुनः प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। तो हमें, हमारी सरकार को, हमारे देश को, पूरे विश्व को इस तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि सौर ऊर्जा का उपयोग ज्यादा से ज्यादा हो सके, जिससे कि जो हमारी निर्भरता है पेट्रोल डीजल पे वो कम हो जाए। और ऊर्जा का एक अथाह भंडार जो सूर्य है, सूर्य क्या है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, अथाह भंडार है, उसका उपयोग हम अगर करने लगे तो हमारे पास ऊर्जा की कमी नहीं रह जाएगी। ठीक है, अब इसका एक उदाहरण तो आप देख ही रहे हैं, सोलर सेल। घरों घरों में या कहीं रास्तों में आप देखते हैं ना, बैटरी सोलर पैनल लगा होता है, वहां से बल्ब, एलईडी लाइट जलती रहती है, वो सब क्या है, सोलर सेल। धूप से चार्ज होती है और फिर रात में वो चलती रहती है। ठीक, तो ऊर्जा के न्याय संगत प्रयोग की बात करें तो हमें जो पेट्रोलियम, पेट्रोल डीजल, पेट्रोलियम कोयला, मिट्टी का तेल, ये है, ये प्राप्त नहीं होंगे, इसलिए
इनका उपयोग हमें बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ठीक है, जैसे अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विद्युत का उपयोग आवश्यकता अनुसार ही करना चाहिए। जब जरूरत हो तब बटन ऑन स्विच ऑन रखिए, बाकी बंद कर दीजिए। सजावट में विद्युत का उपयोग कम से कम करना चाहिए। जैसे शादियों में बहुत लोग सजावट लगा देते हैं तो वहां पे बिजली की खर्च बढ़ती है, तो वहां कम से कम करना चाहिए। कम दूरी के लिए पेट्रोल डीजल चलित वाहन का उपयोग नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग आज के समय में करना चाहिए। जैसे लोकल में चलना है, ठीक है, जिसको 10 किलोमीटर 20 15 या 30 40 50 किलोमीटर चलना है, उसको कोशिश यही करनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी ले ले और उसी पे चले। लंबी दूरी के लिए आप पेट्रोल का यूज करिए, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक संसाधन इतने नहीं बढ़े हैं कि आप लंबी दूरी की यात्रा इनसे कर पाए। सूर्य ऊर्जा का अनवरत स्रोत है। अनवरत का मतलब ना खत्म होने वाला स्रोत। ठीक, अतः ऐसी युक्तियों को विकसित करना चाहिए जिनसे सौर ऊर्जा को अधिक से अधिक उपयोग में लाया जा सके। तो ये कुछ मुख्य चीजें थी जो इस पाठ में आपने पढ़ी। जो मुख्य बिंदु है एक बार उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी स्थिति, आकृति और गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा समाहित होती हैं। यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण में स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है, अब देखिए संरक्षण में स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है गतिज ऊर्जा में, और गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में। ऐसे ही परिवर्तन, इनका रूपांतरण होता रहता है। ऊर्जा का केवल रूपांतरण होता है, ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा का ह्रास ऊर्जा का वह भाग है जिसका कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं होता, यानी उस समय उसका कोई उपयोग नहीं हो पाता, उसी को कहते हैं ऊर्जा का ह्रास होना। ठीक है, अब देखिए आजकल आपने सुना होगा कि कुछ गाड़ियां या कार बन रहे हैं, इलेक्ट्रिक वाहन जो होते हैं या हाइब्रिड वाहन जिसमें बैटरी लगी होती है। वो क्या करते हैं कि गाड़ियां जब चलती हैं तो जब तक चलेंगी तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उस ब्रेक अप्लाई होने के कारण वो बैटरी चार्ज होती रहती है। तो यहाँ पे जो ब्रेक लगाने से गाड़ी रुकती है, तो रुकने के साथ साथ जो ऊर्जा एक्स्ट्रा उत्पन्न होती है उसका उपयोग कर लेते हैं बैटरी चार्ज करने। आज के समय अगर आप टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो आप जान सकते हैं। यहां से आपके अभ्यास प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे एक चीज बताऊंगा मैं। देखिए ये जो बुक मैंने पढ़ाई है ये थोड़ा सा पुराने सेशन की है, तो यहाँ पे नए सेशन में आपको ये वाला जो प्रश्न है, नए वाले सेशन में ये प्रश्न आपकी किताब से हटा दिया गया है। बाकी के ये सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। यहाँ पे 500 की जगह 50 मीटर कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे प्राथमिक स्रोत लिखा है तो ऊर्जा का यहाँ पे अनवरत स्रोत हो गया है। ठीक है, इसको प्राथमिक की जगह अनवरत कर दिया गया है। बाकी उत्तर वही है, उत्तर में कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, सूरज। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, सूरज है, तो वो अनवरत कर ही कहिए चाहे प्राथमिक कहिए। ठीक, इसके बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पे ये वाला प्रश्न जो पांचवा प्रश्न है, पांचवे का और खा, ये भी आपके सिलेबस से यानी नई वाली जो किताब है उससे हटा दिया गया है। बाकी सब कुछ आपके वही है, सेम है, बाकी कोई अंतर नहीं है। बट मैं जो आपको प्रश्नोत्तर हल कराऊंगा वो जितने प्रश्न इसमें हैं वो सारे हल करा दूंगा। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से भी एक बार कोशिश करिएगा सभी प्रश्नों को हल करने की। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।